संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और नाम शेखर है, मैं नॉलेज अब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सीधे हिंदी पे आता हूँ और मुद्दे की बात करता हूँ। इन दिनों एक संवैधानिक मुद्दा चर्चे पे है और वो है उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन। ये स्थिति क्यों निर्मित हुई? क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी जो है उन्होंने बीच कार्यकाल इस्तीफा दे दिया और इस कारण एक चुनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। मध्यावधि चुनाव के रूप में हम देख सकते हैं, इसलिए इससे जुड़े प्रावधानों को आप जान लीजिए। एक छात्र के रूप में आपको जो भी प्रावधान चर्चा में हो उससे जुड़े सब कुछ का जानना जरूरी होता है। तो शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। कहां से लिया गया है आखिर उपराष्ट्रपति का पद? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद उस लिए बनाया गया कि अगर राष्ट्रपति ना रहे किसी कारण से तो तुरंत उस पद को संभालने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति बैठा हो संवैधानिक पद पर। हमारे यहाँ भी ठीक उसी तरह से यदि राष्ट्रपति महोदय किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं है तो उनके पद को एक सेकंड भी खाली नहीं रखा जा सकता और ये जिम्मेदारी प्राप्त हो जाती है उपराष्ट्रपति महोदय को। इसलिए ये पद अमेरिका से प्रेरित किया। संवैधानिक के प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक 63 to 71 के बीच आपको वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का जिक्र मिलता है। निर्वाचन कैसे होता है? इसका सीधा सा उत्तर है अप्रत्यक्ष। हर वो चुनाव जिसमें आप और हम यानी सामान्य मतदाता मतदान नहीं करते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जब मतदान करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। हालांकि एक और टर्म यूज कर सकते हैं आप, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। आगे बढ़ते हैं, योग्यता पे देखते हैं तो मैं 4 योग्यता आपको बताता हूं, ध्यान देंगे। पहला तो बहुत सिंपल है, उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए जो कि अनिवार्यता है। दूसरा, उनकी आयु 35 साल या उससे अधिक हो चुकी हो। तीसरा, वो कोई लाभ का पद धारण ना करते हो। लाभ का पद यानी सरकारी वेतन प्राप्त करना। पर मैं आपको बता दूं, यहाँ कुछ पद होते हैं जिन्हें सेवा का पद कहा गया है, जैसे राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री, चाहे वो केंद्र के हो या राज्य के हो, उन्हें कहा जाता है सेवा का पद। तो उनको मिलने वाली सैलरी वो कही जाती है सेवा के एवज में मिलने वाला पैसा, ना कि सैलरी के रूप में प्राप्त। इसलिए वो लाभ के पद नहीं कहे जाते, तो वो पद पे रहते हुए चुनाव में भाग ले सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सभापति बनने वाले हैं, यानी राज्यसभा के अध्यक्षता वही करने वाले हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल, पर अध्यक्ष का कार्यकाल आप देख रहे हैं 5 साल। तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके बाद भूमिका इनकी क्या होती है, तो जैसे मैं बताया, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वास्तविक कार्य करते हैं, जबकि उन्हें जब मौका मिलता है राष्ट्रपति के ना होने पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करने का, तो अधिकतम 6 माह तक ही उस पद को संभाल सकेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे के प्रावधानों में देखते हैं कि प्रमुख अनुच्छेद क्या है उनसे जुड़े हुए। 63 में, आर्टिकल 63 में सबसे पहले उपराष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है और कहा गया है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। और होगा का मतलब होगा ही, आपको बनाना पड़ता है। हालांकि उसे क्या खाली नहीं रखा जा सकता, थोड़े दिन के लिए खाली रह सकता है, पर यथाशीघ्र भरा जाए, ये प्रावधान किए गए हैं। दूसरा, अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जो कि एक जरूरी हिस्सा है, यही मुख्य कार्य है उनका। अनुच्छेद 65, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। यानी आर्टिकल 65 क्या कहता है, जब हमारे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए हैं तो वो दूसरी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, यानी कि जो सभापतित्व कर रहे हैं वो काम नहीं कर सकेंगे। एक समय एक कार्य ही कर सकेंगे और उसी एक कार्य का उन्हें वेतन भी प्राप्त होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 66 कहता है निर्वाचक मंडल कौन होगा उपराष्ट्रपति को चुनने वाले दल में। तो उसमें मैं आपको सीधे तौर पर बता देता हूं, यहीं पर संसद के सभी सदस्य, यानी ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड ऑल द मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य इस मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 66 का 3 जो है वो कहता है पद के लिए योग्यता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अनुच्छेद 67 क्या कहता है, कार्यकाल 5 साल का होगा, उत्तराधिकारी चुने जाने तक हालांकि वो पद पर बने रहेंगे। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि एक उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल अगले माह पूरा हो रहा है परंतु उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो पाया है, तो क्या उन्हें पद त्यागना होगा? उत्तर है नहीं। जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाते तब तक 5 साल का कार्यकाल हो जाने के बाद भी वो अपने पद पर बने रहने के योग्य कहे जाएंगे। तो 5 साल कहा जाता है पर असल मायने होता है उत्तराधिकारी चुने जाने तक। आगे बढ़ते हैं और प्रावधानों को जानते हैं। निर्वाचन के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा चर्चा इसी की हो रही है। तो क्या है प्रक्रिया, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 68 में आर्टिकल 68 जो है वो उल्लेख करता है वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल
के समाप्ति के पहले ही निर्वाचन किया जाना जरूरी है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे अभी बैठे हुए हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो इससे पहले ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करके आप रेडी रखिए, ये कहता है आर्टिकल 68। पर क्या हो कि कोई उपराष्ट्रपति बीच में ही अपना पद त्याग दे, ऐसी स्थिति में हमें आकस्मिक रिक्ति कहते हैं इस स्थिति को, बीच में पद छोड़ देना, यथाशीघ्र चुनाव कराना होगा कहा गया है। मैं आपको दोहरा दूं, कोई 3 माह 6 माह के भीतर ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपको क्या लिखा हुआ है? यथाशीघ्र। संविधान में इसी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप ऑप्शन में यही ढूंढिएगा, यथाशीघ्र, एज सून एज पॉसिबल, ये प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं कौन कराएगा आखिर ये चुनाव। निर्वाचन आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का जो अधिनियम है वो होता है अधिनियम 1952, इसे भी आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 का प्रयोग करके। और नियमावली क्या होगी? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974 प्रोसीजर के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, इसकी अधिसूचना भी तो जारी करनी पड़ेगी कि चुनाव हो रहा है, तो कम से कम 60 दिन पहले अधिसूचना जारी की जानी जरूरी है। हर दल को तैयारी का मौका मिलना चाहिए, इसलिए अधिसूचना 60 दिन पहले ही जारी करनी पड़ती है। अब फिर एक सवाल आता है जो कई लोग भूल जाते हैं, इस पे गौर नहीं कर पाते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में आरओ कौन होगा, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा। तो यहाँ पर सीधा उत्तर है, एक बार ये मौका लोकसभा के महासचिव को मिलता है, दूसरी बार ये मौका राज्यसभा के महासचिव को मिलता है। चुनाव आयोग इसकी घोषणा करता है, बारी बारी से ऐसा होता है, एक बार लोकसभा के महासचिव और एक बार राज्यसभा के महासचिव ये जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि समझे मतदाता से जुड़े हुए प्रावधान को, मतदान से जुड़े हुए प्रावधान को। नामांकन पत्र कहां जमा करेंगे आप? रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करेंगे। और नामांकन पत्र के साथ आप क्या जमा करेंगे? 2 जरूरी चीजें। आइए देखते हैं क्या है वो जरूरी चीजें। सबसे पहले आपको अपने नामांकन पत्र पे 20 प्रस्तावकों का नाम चाहिए होगा और 20 ही आपको चाहिए होंगे अनुमोदक। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक के बिना यह संभव नहीं है। ध्यान रखें, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक है, उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक है। पर क्या आप और हम ये प्रस्तावक अनुमोदक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। जो लोग उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मतदान करने वाले हैं, आपको उन्हीं लोगों में से प्रस्तावक और अनुमोदक बनाने होंगे। और ध्यान रखें, जो व्यक्ति प्रस्तावक बन चुका है वो अनुमोदक नहीं बन सकेगा। एक व्यक्ति किसी एक के लिए ही प्रस्तावक या अनुमोदक बन सकेगा, इसका भी थोड़ा ख्याल रखना होता है। जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपए है जमानत राशि, जो रिजर्व बैंक के खाते में जाकर के जमा रहती है। और यदि आप कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाए तो वो जब्त हो जाती है। इसे ही जमानत जब्त होना कहते हैं। आगे देखते हैं कौन कर सकता है मतदान। तो ध्यान रखेंगे, मैं आपको बताया संसद के सभी सदस्य। अगर आपको पूछ दे कि अधिकतम कितने लोग मतदान कर सकते हैं, तो अभी ये 788 आएगा, क्योंकि लोकसभा में 543 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्य अधिकतम है। हालांकि कुछ पद अभी रिक्त हैं, लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले कि अधिकतम वर्तमान स्थिति में 2026 तक तो यही, तो 788 लोग मतदान कर सकते। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि मत मूल्य कितना होगा? एक सांसद का मत मूल्य, तो ध्यान रखेंगे एक सांसद का मत मूल्य 1 ही होगा। राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे सभी सांसदों का मत मूल्य 1 ही होगा। आगे देखते हैं प्रक्रिया क्या होगी। निर्वाचन पत्र पे मतदान होगा, बैलेट पेपर पर होता है, वो आप ईवीएम बटन नहीं दबाएंगे, बकायदा एक पत्र मिलेगा, प्रपत्र, जिसमें सभी उम्मीदवारों के नाम रहेंगे बारी बारी से, उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी, उम्मीदवार सी। आप यदि मत डालने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते? आपको जैसे बी नंबर वाला पहले नंबर पे रखना है, आप इन्हें प्राथमिकता 1 देते, ए वाले को 2 रखना चाहते हैं 2 देते, सी वाले को 3 देना पड़ता। आप इनमें से किसी को भी रिक्त नहीं छोड़ के आ सकते थे, आपको वरीयता क्रम देना ही होता। अगर आप वरीयता क्रम नहीं देंगे तो क्या होगा? आपका रद्द हो जाएगा वोट, और इसे हम अवैध मत कहेंगे। तो इसीलिए वो शब्द यूज करते हैं ना, वैध मत। तो वैध मत तभी होगा जब आपने सभी लोगों को वरीयता दी है। भले आप अपने पसंद के व्यक्ति को पहला नंबर दीजिए, पर अन्य व्यक्तियों को बिना नंबर दिए आप नहीं छोड़ सकते, वरीयता देनी ही होगी, तब वैध मतदान होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखें, ये आपको गुप्त मतदान होता है, पूरी तरह आप दिखा करके नहीं कर सकते और आरओ के हाथ में नहीं दे सकते, आपको वहां डब्बे में ही इसको डालना होगा, जो मतपेटी होती है उसमें। विजेता कुल वैध मतों का जो आधे से अधिक प्राप्त कर लेता है, वही विजेता घोषित किया जाता है। तो ये थे कॉमन चीजें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पद त्याग और वेतन से जुड़े क्या प्रावधान है। पद कैसे छूट सकता है? तो पहला तरीका तो बहुत सिंपल है कि इस्तीफा दे दें।
इस्तीफा किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। क्या कभी किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? बिल्कुल दिया है। वीवी गिरी ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। हालांकि वो पद पे रहते हुए लड़ सकते थे, पर उन्होंने ये सोचा कि ये बेहतर होगा कि मैं बिना पद पे रहते हुए चुनाव लड़ूं। तो सबसे पहले उन्होंने वीवी गिरी ने 1969 में इस्तीफा दिया। आर वेंकटरमन 1987 में इस्तीफा देने वाले। भैरव सिंह शेखावत 2007। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। भैरव सिंह शेखावत जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, उपराष्ट्रपति रहते रहते, और चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। और फिर जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देकर के ये पूरी स्थिति निर्मित कर दी है जिसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो 4 ऐसे हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया है राष्ट्रपति के नाम। इसके अलावा हटा कैसे सकते हैं? संकल्प प्रस्ताव के द्वारा। महाभियोग शब्द यूज नहीं किया गया है संविधान में, संकल्प प्रस्ताव। अच्छा, राज्यसभा के चूंकि सभापति होते हैं, इसलिए ये प्रस्ताव राज्यसभा से ही प्रारंभ हो सकता है। इसको क्लियर करते हैं। संसद नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा। और राज्यसभा से प्रारंभ होने के बाद इसमें ध्यान रखना है, वो प्रक्रिया अगर ला रहे हो ना तो 14 दिन पहले सूचना दीजिए, वो भी अनिवार्य है। और उसके बाद इस प्रक्रिया में आप राज्यसभा के सभी सदस्य जितने उस समय हैं मौजूद, उनके प्रभावी बहुमत और लोकसभा के सामान्य बहुमत के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और फिर पद से हटाया जा सकेगा। वेतन, हाँ ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। पता है आपको उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? पूछेगा, 0 रुपए। पर उन्हें वेतन किस चीज का मिलता है? राज्यसभा का सभापति होने का। तो राज्यसभा के सभापति होने का उन्हें वेतन है 4 लाख रुपए प्रति माह। एक और बात बताऊं मैं आपको, जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें वही वेतन, वही भत्ते प्राप्त होते हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। यानी वो सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं जो राष्ट्रपति को मिलती हैं कार्यवाहक के दौरान कार्य करते हुए, वो सब मिलता है। फिर आपके मन में सवाल आएगा, कहीं दोहरा वेतन तो नहीं मिलता? इसका उत्तर है नहीं मिलता। एक समय एक ही वेतन के लिए पात्र होंगे। तो ये थी वो जानकारी। और इसमें आप जानते हैं कार्य और जिम्मेदारी। कार्य बहुत सिंपल है यार, राज्यसभा का सभापतित्व रहना है। हालांकि सिंपल ऐसा मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, जटिल कार्य है। राज्यसभा का सभापतित्व करना है, यानी अनुशासन बनाकर रखना, किसी बिल पर चर्चा के लिए सभी को समय देना, बोलने का वक्त देना, निर्णायक मत देना यदि सदन में मत आधा आधा पड़ गया है तो, विशेषाधिकार संबंधी मामलों पे टिप्पा टिप्पणी से लेकर के कार्यवाही करना। इसके अलावा एक बहुत जरूरी कार्य, और वो जरूरी कार्य क्या है वो ये जानिए कि अगर कोई व्यक्ति सांसद विशेषाधिकार संबंधी मामले में, दल बदल संबंधी मामलों में आरोपी होता है तो उस पर अपने एक्शन लेना, ये भी कार्य होता है। इसके अलावा कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं जब जरूरत पड़े, हमेशा नहीं। बाकी समय तो राज्यसभा के सभापति बने रहते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो आपको जानना जरूरी था। ये मेरा नंबर है, मेरा नाम शेखर है, और आप ऐसे किसी भी मुद्दे को यदि मुझसे सरल शब्दों में समझना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।